पिछले वाले क्लास में हमने आपको एक होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 9 बन गया है? डाउट है उसमें? कोई बात नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में दिए थे, डाउट है कोई बात नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे आज सॉल्व कर लेते हैं दोबारा। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 हम दोबारा पढ़ देते हैं, ठीक है? जिसका गलती होगा उसको आप एक बार मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम in which light travels with a speed of 1.8 into 10 to the power 8 meter per second, full stop, given that speed of light in vacuum is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second। क्या क्वेश्चन सही है? चलिए, इसमें हम लोगों को बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। अच्छा, इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सवाल समझना पड़ेगा। इसमें सवाल में देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स विथ अ स्पीड ऑफ 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो जिस मीडियम का लाइट का स्पीड दिया गया है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसी मीडियम का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा कौन सा मीडियम है? सेकेंड मीडियम है, ठीक है। उसके बाद फिर फुल स्टॉप के बाद दिया गया है गिवन दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड दिया गया लाइट का स्पीड वैक्यूम में, ये हमारा मीडियम नंबर 1 हो गया, ठीक है। यानी कि आप सवालों को पढ़ेंगे ना तो सबसे पहले वाले स्टेटमेंट में ही कहा गया है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच, यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है जिसमें लाइट का स्पीड कितना है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि कहीं ना कहीं वो हमारा मीडियम नंबर कौन सा है? मीडियम नंबर 2 है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, और मीडियम नंबर 1 तो हमारा यहाँ पे पता ही चल रहा है वैक्यूम, ठीक है। चलिए, इसका सॉल्यूशन आप तो लोग देख लीजिए। यहाँ पे डाउट था तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे, डाउट इसमें दूर हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन है 9 नंबर। चलिए जरा देखिए ध्यान से, इसमें जो हमारा मीडियम 2 है यानी कि N2, चलो ऐसे आप कर लो डायरेक्ट सॉल्यूशन 9 का। अच्छा, मीडियम 2 में लाइट का स्पीड कितना दिया गया है? 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। और मीडियम 1 हमारा वैक्यूम है, मीडियम 1 हमारा वैक्यूम है जिसमें दिया हुआ कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड दिया गया है। और हमको अब क्या निकालना है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। चलिए, तो अब यहाँ पे आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे, हैंड्स N21 यानी कि मीडियम 2 हमारा ये है और मीडियम 1 हमारा ये है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? N21 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। चलिए बताइए, लाइट का स्पीड मीडियम 1 में कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। और मीडियम 2 में लाइट का स्पीड कितना है? 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या यहाँ पे हमको 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड और 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड साफ साफ दिख रहा है? तो कट गया ये हमारा, ठीक है। आगे उसके बाद यहाँ पे आप देखिए 3/1.8 हमारे पास बच रहा है ना। तो क्या हम लोग इसको और ज़्यादा सॉल्व करके 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 18 क्या ये लिख सकते हैं? जल्दी बताइए। हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट को हटा दिया और जब नीचे वाले पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा हमारा 10, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे फिर से आपको दिख रहा होगा ये हमारा 3 एक बार में कटेगा और ये 6 बार में कट जाएगा। ये 6 हमारा कटेगा 2 से 3 बार में और ये 2 से 5 बार में। यानी कि हमारे पास यहाँ पे आ गया 5/3। चलिए, इसको आप सॉल्व करेंगे, 5/3 को आप सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा तगड़ा इसका जो है आंसर आएगा। उसको आप राउंड ऑफ करके 1.67 लिख लीजिएगा, ठीक है। 1.67 लिख लीजिएगा। ये मेरे पास पहले से करा हुआ है इसका आंसर, तो हम डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं। लेकिन यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, यानी कि आप डिवाइड करेंगे तो बड़ा लंबा तगड़ा इसका आंसर आने वाला है। तो उतना नहीं लिखना होता है, बेसिकली डेसिमल के बाद 1-2 डिजिट लिख दो, काम खत्म, इतना हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना आ गया? 1.67 आ गया।
अच्छा, क्या इसका कुछ यूनिट होता है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हमारा यूनिट लेस है। और सबसे पहली बात क्या, ये क्या हमारा रेशियो है, रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता है। तो यहाँ पे अब आपको मालूम चल गया कि लाइट जो है हमारा मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा था, और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकल गया? 1.67 निकल गया, क्योंकि हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलता है? मीडियम नंबर 2 का निकलता है। तो मीडियम नंबर 2 में हमारा 1.67 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, बस बात खत्म। और ये फॉर्मूला किसका था? ये फॉर्मूला किसका था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का, याद आ गया? चलिए, ये हमने आपको कल होमवर्क दिया था, नहीं बन पाया कोई बात नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करके आए हैं, उतना ही बहुत है। आगे बढ़ा जाए। चलिए, आज के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये तो बेसिकली कल का ही होमवर्क था। आज का क्लास हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है, बोला जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही होगा, ठीक है, इसीलिए हम पहले बता देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही है, बोला जाए। चलिए, रेडी, एकदम फटाफट लिखेंगे। लिखिए क्वेश्चन, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी लिखेंगे, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स having refractive index 1.50, having refractive index 1.50, full stop. What is the speed of light? What is the speed of light? What is the speed of light in the glass? In the glass, question mark, question mark. The speed of light in vacuum, the speed of light in vacuum, the speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए, इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन लिख लिए? चलिए, पहले क्वेश्चन लिख लिया तो क्वेश्चन को समझा जाए। क्वेश्चन हम दोबारा पढ़ रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी का क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा आपने। क्वेश्चन है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, यानी कि लाइट जो है वो एयर से किस में जा रहा है? ग्लास में जा रहा है। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, लाइट हमारा एयर से ग्लास में जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि एयर जो है वो हमारा मीडियम नंबर 1 है, और ग्लास में लाइट जा रहा है, तो ग्लास हमारा क्या हो गया? मीडियम नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन हम लोग बनाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। सॉल्यूशन नंबर इसका 10 देखिए। इसका थोड़ा सा यदि हम लोग रफ डायग्राम बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये इसका क्या हो गया? इंटरफेस, यानी कि बाउंड्री हो गया, ठीक है। और ऊपर में हमारा क्या है? एयर। नीचे में क्या है? ग्लास है, ठीक है। और मान लीजिए कि लाइट रे हमारा यहाँ से आ रहा था और ये हमारा इधर की ओर चला गया, मतलब ये हमारा मीडियम नंबर 1 है और ये हमारा मीडियम नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो कहा गया था लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, यानी कि लाइट जो है हमारा एयर से ग्लास में जा रहा है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। अच्छा, लाइट हमारा एयर से ग्लास में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा? इसमें ग्लास का निकलेगा, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले ही दे दिया आपको 1.50, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि हमको जो है ना n21 का वैल्यू दे दिया गया है। n21 का मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सेकंड मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो वो हमको पहले ही दे दिया गया 1.50, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर सवाल में क्या कहा गया? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, यानी कि ये जो हमारा मीडियम 2 है ग्लास, इसमें लाइट का स्पीड हमारा क्या होगा जब हमारा लाइट एयर से ग्लास में आएगा, यानी कि जब हमारा लाइट एयर से ग्लास में आएगा तो बताओ ग्लास में लाइट का स्पीड क्या रहेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर उसमें कहा गया था द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अच्छा, वैक्यूम मतलब क्या? एयर, या हालांकि एयर को आप वैक्यूम भी कह सकते हो, VACW, वैक्यूम बोलो या फिर एयर बोलो, लगभग आपको मतलब सेम समझना है, ठीक है। और इसमें हमारा लाइट का स्पीड दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, एक बार बताइए, मीडियम 1 में, मीडियम, चलो इसको आप ऐसे लिखो, एयर में लाइट का स्पीड कितना दिया गया है?
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया है। हमको निकालना है क्या, ग्लास में लाइट का स्पीड निकालना है। तो फॉर्मूला आप वही लगाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला तो हमारा यही है। चलिए n/1 क्या कहता है फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यही है ना। चलिए अब जरा आगे बढ़िए, देखिए ध्यान से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पहले दे दिया, यानी कि इसका जो वैल्यू है 1.50 पहले दे दिया गया है, ठीक है। और एयर में यानी कि मीडियम 1 में हमारा लाइट का स्पीड जो है वो भी दिया गया है। तो मीडियम 2 में यानी कि ग्लास में लाइट का स्पीड क्या होगा ये आपको पता करना है। चलिए जरा आप ध्यान से देखेंगे, आप जरा देखा जाए n/1 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया पहले से 1.50 इज इक्वल टू मीडियम 1 में लाइट का स्पीड कितना दिया गया है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया है। नीचे वाला दिया गया है क्या, नहीं दिया गया, तो उसको आप जैसा का तैसा लिख दो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और मीडियम 2 हमारा क्या है, ग्लास है, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 दे सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 1.50 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इक्वल्स टू, यानी कि 1.50 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारा वही रहेगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो मीटर पर सेकेंड हटा दो, अब कितना रह गया, आगे बढ़िए। अब ये हमारा मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हमारा सिंपली इधर बच जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.50। कोई दिक्कत ज़्यादा समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए यहाँ पे ना हमने आपको बार बार क्या कहा है, हमने आपको बार बार कहा है कि पॉइंट से बचना है ना। तो पॉइंट से यदि हम लोग बचना चाहेंगे तो 3 इंटू 10⁸ तो लिखेंगे, और ये हमारा 150 हो जाएगा इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यदि आप इस पॉइंट को हटाओगे तो डिवाइड करोगे ना 100 से और वो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करना, आप लोग क्या करो 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 300 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 150। अब तो डायरेक्ट दिख रहा है हमको 150 से 300 कितने बार में घटेगा, 2 बार में, यानी कि 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही हो गया हमारा आंसर। क्या आसान था या हार्ड था, बिल्कुल आसान था। यानी कि मीडियम 2 जो हमारा ग्लास है, इसमें जब हमारा लाइट एयर से ग्लास में आएगा तो ग्लास में आते ही लाइट का स्पीड कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब कोई डाउट इस सवाल में। चलिए सवाल नंबर 10 हो गया, सवाल नंबर 11 लिखिए फटाफट, क्योंकि बहुत सवाल हम लोगों को आज करना है तो क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग फास्ट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 10 हो गया, 11 कहाँ है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 तक जो था ना, ये हमारा लास्ट था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 आएगा हमारा, वो आएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। चलिए तो लिखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर सबसे पहला सवाल लिखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, इंडिसेस का स्पेलिंग INDICES, इंडिसेस ऑफ बेंजीन
the absolute refractive indices of benzene, 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 benzene and kerosene are 1.50 and 1.44 respectively. 1.50 and 1.44 respectively. फुल स्टॉप लिखेंगे, सॉरी लिखेंगे नहीं, फुल स्टॉप देंगे, फुल स्टॉप, उसके बाद लिखिए व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन, ऑफ बेंजीन with respect to kerosene, with respect to kerosene, with respect to kerosene, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क दीजिए। चलिए इसके लिए कम से कम आप 10 लाइन छोड़ दो, 10 लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर 12 लिखो, क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 2 सवाल है, दोनों एक ही बार लिख लीजिए, दोनों एक ही बार बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए 10 लाइन छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, ऑफ डायमंड, ऑफ डायमंड इज, ऑफ डायमंड इज 2.42 and the absolute refractive index, and the absolute refractive index, and the absolute refractive index of glass is 1.50, of glass is 1.50, full stop, full stop. Find the refractive index of diamond, find the refractive index of diamond, find the refractive index of diamond with respect to glass, with respect to glass, full stop, with respect to glass, हो गया, फुल स्टॉप। इसको मिटाया जाएगा, हाँ ऑनलाइन में बच्चे इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमको इसमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, 2 सवाल है तो जगह भी उधर नहीं है। देखो ये सवाल जो है ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, ठीक है, लेकिन याद कीजिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने क्या बताया था, आपको कोई बता सकता है? हाँ देखिए, जिसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने आपको ये बताया था कि जिसका मीडियम 1 हमेशा क्या होना चाहिए, एयर या फिर वैक्यूम होना चाहिए, तो हम लोग कहते थे कि वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। लेकिन कई बार एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल थोड़ा सा अलग करके दे देता है, जिस प्रकार का हमने सवाल अभी आपको लिखवाया है ना, ये सवाल थोड़ा सा हमारा हट के है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर, ठीक है। इसमें आप गौर करेंगे कि मीडियम 1 हमारा ना ही एयर है ना ही वैक्यूम है। पहले वाले क्वेश्चन में आप देखिए 2 मीडियम का जिक्र हुआ है, बेंजीन और केरोसिन। दूसरे वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे ग्लास और डायमंड का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि कहीं पे भी मीडियम 1 जिक्र किया गया कि एयर या फिर वैक्यूम है, नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने समझा वो गलत हो गया? नहीं, वो गलत नहीं है। आपको यही याद रखना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब मीडियम 1 हमारा एयर या फिर वैक्यूम होगा, एकदम कंफर्म ही आपको मालूम रखना है। लेकिन कई बार क्या करता है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर सवाल थोड़ा सा एडवांस लेवल का दे देता है। और इस पूरे क्वेश्चन में जो कि हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला चालू कर रहे हैं, जो बना रहे हैं हम लोग कल से लेकर आज तक, इसमें सबसे मजेदार सवाल और सबसे थोड़ा सा जटिल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही है, वो भी यही दोनों बस। इसके अलावा जो बाद में आएगा सवाल हमारा सब आसान है उसके बाद, बस यही पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो बहुत ध्यान से और सावधानी पूर्वक इसको आप समझेंगे। क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर पहले 11 देखिए इसका। सबसे पहले आप यहां पे हमको बताइए, क्वेश्चन आप देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ बेंजीन एंड केरोसिन आर 1.50 एंड 1.44, यानी कि बेंजीन
और केरोसिन, इन दोनों का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है। तो अब थोड़ा सा हमको ना यहाँ पे कनेक्ट करवाना है आप लोगों से, थोड़ा सा अपने दिमाग के बत्ती को जलाइएगा, ठीक है। बहुत सावधानी से इसको समझिए, इसमें क्या कहा गया है। इसमें हमारे पास दो मीडियम का जिक्र हुआ है, पहला बेंजीन और दूसरा केरोसिन। बेंजीन का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.50 है, ठीक है। चलो पहले बेंजीन के ऊपर काम करते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद केरोसिन पे चलेंगे। एकदम ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट समझ गए ना तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल एडवांस लेवल का आप समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका फिर आसान लेवल कौन सा हो सकता था? सिंपली कह देता है मीडियम 1 हमारा एयर है, वैक्यूम है, मीडियम 2 हमारा कुछ भी है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के बताओ। बड़ा आसान तरीके से निकाल सकते थे हम लोग, लेकिन यहाँ पे सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इसमें सबसे पहले बेंजीन का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया? 1.50 दिया गया है। तो कहीं ना कहीं समझिएगा ध्यान से, यदि दोबारा मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट को, यदि बेंजीन का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 दिया गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बेंजीन हमारा मीडियम 2 रहा होगा और मीडियम 1 हमारा फिर क्या रहा होगा? एयर या फिर वैक्यूम रहा होगा। कोई दिक्कत अब इसमें? यही हम समझाना चाह रहे थे। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कैसे लिखते थे? N2 या फिर NM। तो जरा बताइए, यही दोनों का वैल्यू कितना दिया गया है? 1.50 दिया गया है। पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसका? बेंजीन का, ठीक है। अब चूंकि चलो पहले ये NM हटा दो, केवल N2 का वैल्यू यहाँ पे लिखो। हालांकि दोनों चीज हम लोग लिख सकते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट कैसे करते थे हम लोग? N2 या फिर NM से, ठीक है। तो आप इतना ही केवल रहने दो। यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि बेंजीन का 1.50 दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि मीडियम 1 हमारा एयर या फिर वैक्यूम रहा होगा और मीडियम 2 तो हमारा बेंजीन है, ठीक है। तो आगे बढ़िए फिर। हाँ, ये हो गया। तो मीडियम 1 हमारा क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 हमारा कौन सा है? बेंजीन है। तो यहां पे हम लोग सिंपली लिख देंगे बेंजीन। क्या कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, एक काम करो, एक काम हाँ, इसमें काम क्या कर सकते हैं हम लोग, ये हालांकि यदि हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता था? सबसे पहला ऊपर में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, नीचे में स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो ये हम लोग पूरा लिख दिए यहाँ पे। इसको ना आप थोड़ा सा शॉर्ट में कर लो बस। ऊपर में केवल और केवल अभी फिलहाल आप एयर लिखो, रीजन है इसका क्योंकि बताएंगे एयर, और नीचे में आप केवल बेंजीन लिख दो। इससे भी हमको मालूम चल रहा है कि मीडियम 1 एयर है, मीडियम 2 हमारा बेंजीन है, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से। अच्छा, यदि हम नीचे यहाँ पे 1 लिख दे तो कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जरा करो तो। तरीका बता रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बनाने का तरीका बता रहे हैं। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यानी कि 1.50 को मल्टीप्लाई करोगे बेंजीन से तो क्या आएगा हमारे सामने? 1.50 इंटू बेंजीन आएगा, और एयर को 1 से करोगे तो एयर ही आएगा। ये हमारा निकल गया बेंजीन का, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग केरोसिन का। अभी निकला नहीं है, ये भी अधूरा है। ये तरीका बता रहे कैसे बनता है हमारा सवाल, ठीक है। चल आगे बढ़िए। अब बात करते हैं केरोसिन का। केरोसिन का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है? 1.44। यहाँ पे देखिए 1.44, और इसमें भी हमारा केरोसिन का यदि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 दिया गया है, इसका मतलब इसमें भी हमारा केरोसिन कौन सा मीडियम रहा होगा? मीडियम सेकेंड रहा होगा, और मीडियम 1 हमारा एयर रहा होगा। तो ऊपर में हम लोग लिख देंगे सिंपली एयर और नीचे में लिख देंगे हम लोग केरोसिन, ठीक है। अब इसको भी कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1.44 को केरोसिन से करेंगे तो 1.44 इंटू केरोसिन इक्वल्स टू एयर। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? चलिए अब जरा देखियो मेरे बातों को यहाँ पे ध्यान से। ये और ये, यही दोनों आपको ध्यान से देखना है अभी फिलहाल, जिसको हमने घेरा है। ये भी एयर के बराबर है, ये भी हमारा एयर के बराबर है।
अब डायरेक्ट आप यहां पे लिखो क्या कहा गया था क्वेश्चन में, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विथ रेस्पेक्ट टू केरोसिन। तो अब यहां पे आप डायरेक्ट लिखेंगे। इसको ना सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आप कुछ चीजें यहां पे जो इंफॉर्मेशन में दिया गया आप वो लिख लो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन कितना दिया गया था, 1.50। उसी प्रकार से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन कितना दिया गया था, 1.44। अब आगे, अब जरा एक बात हमको यहां पे बताइए आप, ये भी हमारा एयर के बराबर है, ये भी हमारा एयर के बराबर है, यानी कि दोनों क्या हो गया हमारा एयर एयर यानी कि इक्वल है ना। तो यहां पे अब आप लिखेंगे 1.50 इंटू बेंजीन डिवाइडेड बाई 1.44 इंटू केरोसिन। चलिए देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे ये भी हमारा एयर के बराबर था और ये भी हमारा एयर के बराबर था, इसका मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। अब देखो इतना आपने लिख तो दिया, ठीक है, अब इसमें आप इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, बेंजीन और केरोसिन को अब यहां से आप हटा दो, बस बात खत्म। अब इसको सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा वो हमारा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, बेंजीन का विथ रेस्पेक्ट टू केरोसिन। यही हमारा तरीका है इसको बनाने का, इसीलिए हमने कहा था कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इसमें जो लेवल है थोड़ा सा वो अलग है, ठीक है। अच्छा देखो इसको हमने कैसे किया, समझिएगा ध्यान से, सवाल बड़ा जटिल था। इसको हमने कैसे किया, सबसे पहले यहाँ पे बेंजीन का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 दिया गया था, तो हमको मालूम चल गया कि बेंजीन हमारा मीडियम 2 होगा और एयर हमारा क्या होगा, मीडियम 1 हो जाएगा। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एयर इज इक्वल टू 1.50 इंटू बेंजीन निकाल दिया, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा ये केरोसिन वाला आ गया, केरोसिन का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 दिया गया था, तो हमको मालूम है कि यदि केरोसिन का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, इसका मतलब केरोसिन हमारा मीडियम 2 रहा होगा और एयर हमारा मीडियम 1 रहा होगा, ठीक है। इसको भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एयर इज इक्वल टू इतना ला दिया हमने, ये भी एयर है और ये भी एयर है, तो इसको जैसा का तैसा हमने ऊपर में लिखा और इसको जैसा का तैसा हमने नीचे में लिखा, है ना। ऊपर में हमारा बेंजीन था उसको हमने हटा दिया, नीचे में केरोसिन था उसको हमने हटा दिया। अब इसको आप सिंपली सॉल्व करो, ये हमारा हो जाएगा 150 बाई 144 इंटू 100 और 100, पॉइंट को हमने हटा दिया, तो यहाँ से आपको मालूम है ये 100 और ये 100 हमारा हट जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 150 बाई 144, इसको अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1.04 के आसपास आएगा। यदि थोड़ा सा इसके आगे भी बढ़ जाए तो उसको थोड़ा सा रिड्यूस करके आप 1.04 तक लेकर आ जाइएगा और ये आपका सही हो जाएगा। तो सवाल में जो कहा गया था व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विथ रेस्पेक्ट टू केरोसिन, यानी कि बेंजीन का आपको बेसिकली इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था, किसके रेस्पेक्ट में, केरोसिन के रेस्पेक्ट में, वो इसी प्रकार से हमारा बनेगा, कोई दिक्कत इसमें। और हाँ, इस क्वेश्चन को जहां पे आप बनाएंगे बगल में ही ये वाला रफ वर्क आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा इसी प्रकार से आपको बनाना है, ये रफ वर्क आप जरूर लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब इसी प्रकार का हमारा एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी जरा देखिए ध्यान से, इसी प्रकार का है, और इस सवाल में यदि कोई डाउट आपको रहा होगा तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा डाउट, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसी प्रकार से बनाएंगे, इसीलिए हमने जानबूझ के 2 क्वेश्चन दिया कि एक क्वेश्चन कम से कम हम बना दें और दूसरे वाले क्वेश्चन में यदि आपको कोई डाउट रहा होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या था, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। इसमें कहा गया है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, यानी कि डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है। तो चलो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं डायमंड का, ठीक है। डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, 2.42 है। तो अब जरा बताइए डायमंड का यदि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इसका मतलब हमारा डायमंड कौन सा मीडियम रहा होगा, मीडियम 2 रहा होगा, और मीडियम 1 हमारा या तो एयर या तो वैक्यूम।
यानी कि ऊपर में हमारा मीडियम एयर और नीचे में हमारा वैक्यूम, सॉरी वैक्यूम नहीं, डायमंड। ठीक है, अब उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ नहीं तो हम लोग 1 दे सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2.42 इंटू डायमंड इज इक्वल्स टू एयर, यानी कि एयर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एयर ही आएगा हमारा। ये हमारा हाँ, ये हमारे पास एक आ गया। इसी प्रकार का हमको निकालना है किसका, ग्लास का। ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.50। 1.50, इसका मतलब है फिर हमारा कि एयर मीडियम 1 रहा होगा और ग्लास हमारा मीडियम 2 रहा होगा। यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1.50 इंटू ग्लास इक्वल्स टू एयर, ये हमारा दूसरा आ गया। अब जरा देखो ध्यान से, क्या यही चीज हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया था कि नहीं? बिल्कुल किया था। तो अब ये भी हमारा एयर के बराबर है, ये भी हमारा एयर के बराबर है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हाँ तो कुछ आप पहले इंफॉर्मेशन लिख देना यहाँ पे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू, डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 2.42। ठीक है, उसी प्रकार से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है था, 1.50, यही था ना, ये हमारा मिट गया 1.50। चलिए अब जरा देखो ध्यान से, ऊपर भी हमारा एयर के बराबर है तो सेम टू सेम आप यहाँ पे लिखो 2.42 इंटू डायमंड और डिवाइड करो इसको 1.50 इंटू ग्लास से, और लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, डायमंड और ग्लास को हटा देंगे, इसको हटा दो बस। अब इसको सॉल्व कर दो बस, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 242/150 इंटू 100 और 100। तो यहाँ से हमारा 100 और 100 कट गया, हमारे पास बच के आ गया 242/150। चलिए इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.61 के अप्रोक्स आएगा, 1.61 के आसपास आएगा। इसको इतना करके छोड़ देना, काम खत्म। 1.61, क्या इतना आप लोगों का भी आया है? तो इसको जब आप लिखेंगे तो बगल में इसका रफ वर्क जो ये है इसको भी आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका सबसे पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हमको ये रेट वाला मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। चलिए अब जो इसके बाद सवाल है ना, वो सब एकदम हलवा वाला है, बहुत आसान मतलब बहुत इजी बस बहुत आसान सवाल है इसके बाद, बस यही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सवाल है ना, हालांकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर हमारा सवाल बहुत आसान है, लेकिन हम जानबूझ के यहाँ पे 2 सवाल ऐसा कठिन वाला क्यों करवाए हैं, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल पूछा गया है। तो कैसे बनेगा, तरीका ये होगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए यदि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल इस प्रकार से देता, समझेगा ध्यान से, यदि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल इस प्रकार से देता कि मीडियम 1 हमारा एयर है और उसका लाइट का स्पीड दिया गया है, मीडियम 2 हमारा ग्लास है और उसका लाइट का स्पीड दिया गया है, मीडियम 1 एयर, मीडियम 2 हमारा ग्लास, बोलेगा कि इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के दिखाओ, तो क्या इसके लाइट को डिवाइड कर देंगे, बात खत्म, निकल जाएगा हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन इतना आसान सवाल हम जानबूझ के क्यों नहीं दिए, क्योंकि ये देगा आप बना लोगे, है ना। इस प्रकार का सवाल हम जानबूझ के इसलिए दिए क्योंकि ये सवाल पहली बात तो पूछा भी गया है और थोड़ा सा यूनिक भी था ये। ठीक है, तो इस दोनों सवाल को आप एकदम नोट करके लिख लीजिएगा, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब लिखिए आप 13। अब हमारा बेसिकली हाँ, यहाँ पे हमारा जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था वो कंप्लीटली खत्म हो गया। ठीक है, हाँ अब हम लोग चलेंगे किसमें, लेंस फॉर्मूला में। लेंस फॉर्मूला का सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, यहीं पे हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म हो गया। अब लेंस फॉर्मूला का सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बोले। चलिए फटाफट, अब जो अब जो सवाल देंगे वो सब आसान है। ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी फटाफट। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ
हैज अ फोकल लेंथ of 12 centimeter full stop. An object is placed at a distance of at a distance of 18 centimeter from the lens full stop. Find the position of the image formed by the lens. Find the position of the image formed by the lens full stop. What is its nature? फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे what is its nature question mark. सॉल्यूशन नंबर 13. चलिए सबसे पहले आप मेरे बातों को समझेंगे. हम लोग एंटर करने जा रहे हैं लेंस फॉर्मूला के अंदर. देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से पहले देखो, पहले कुछ वैल्यू लिख लो, ठीक है, उसके बाद आप लोग खुद बना लोगे, हमको मालूम है. देखिए सबसे पहले अ कॉन्वेक्स लेंस. अच्छा, इसमें बात कर गया कॉन्वेक्स लेंस का. इसका मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस का 1 से लेकर 6 तक केस जो इसका है तो तुरंत आपके माइंड में दौड़ना चाहिए. ठीक है, चलो. तो कॉन्वेक्स लेंस है इसमें हमारा, जिसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया गया है. यानी कि एफ का वैल्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर. लेकिन याद करो कॉन्वेक्स लेंस में हमारा फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता था या पॉजिटिव होता था? कौन बताएगा? फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव. 1 से लेकर 6 तक के केस में पूरा पॉजिटिव. ठीक है, आगे बढ़िए. उसके बाद लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है लेंस से 18 सेंटीमीटर दूर रखा गया है. इसका मतलब यू का वैल्यू दिया गया ये. और यू हमेशा हमारा कैसा होता है? हाँ, नेगेटिव. यू हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे कोई भी केस हो. कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कुछ भी हो, हमेशा यू हमारा नेगेटिव ही होता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. अच्छा, यही 2 चीज दिया गया था. उसके बाद फिर पोजीशन ऑफ द इमेज पूछा गया है. अच्छा, पोजीशन ऑफ द इमेज का मतलब ये क्या पूछ रहा है हमसे? भी पूछ रहा है. ठीक है, और उसके बाद फिर नेचर तो हम लोग ऐसे ही बाद में बता देते हैं. ठीक है, चलिए देखा जा रहा है ध्यान से. इसमें हमारे पास एफ है, यू है, भी पूछा जा रहा है. इसका मतलब डायरेक्टली इसमें हमारा क्या लगेगा? लेंस फॉर्मूला लगेगा. डायरेक्ट लेंस फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम लोग. हैंस क्या होता है लेंस फॉर्मूला? बस ये हो गया. अब इसी वैल्यू पे आपको पुट कर देना है. इसी फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करो, बन गया बस. 1/v माइनस 1/u का वैल्यू -18 इक्वल्स टू 1/f. एफ का वैल्यू 12. 1/v माइनस माइनस प्लस 1/18 बराबर 1/12. 1/v इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/18. प्लस में था, उधर चला गया, माइनस हो गया. 1/v इक्वल्स टू 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? कर लो, छोटा मोटा चीज में डायरेक्ट तीर मत लगाओ. 6 9, फिर 3 से करेंगे. चलो जरा कर लो. 3 2 6, 18 18 2 36, 36, 12 12 12 2 24 12 36, यानी कि 3 - 2. 1/v इक्वल्स टू 1/36. इसको उलट दो, इसको पलटेंगे तो v इक्वल्स टू कितना आएगा? 36 क्या सेंटीमीटर. और v का वैल्यू निकल गया हमारा 36 सेंटीमीटर. चलिए अब जरा हमको यहाँ पे आप एक बार बताएंगे. इसमें 2 चीज पूछा गया था. v का वैल्यू यानी कि इमेज का पोजीशन निकल गया 36 सेंटीमीटर, और इसमें नेचर पूछा गया है. अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से. कॉन्वेक्स लेंस के केस में केवल और केवल हमारा 6वां वाला जो केस है उसमें नेचर हमारा वर्चुअल और इरेक्ट होता है बस. बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड होता है. तो बताइए इस वाले केस में हमारा नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा या वर्चुअल और इरेक्ट होगा? बताइए, क्या ये वाला केस 6वां वाला केस है? कैसे पता करेंगे आप बताइए, सोचिए.
देखो पता करने का इसमें हिंट है, भी हमारा क्या आया अभी इसमें, पॉजिटिव आया। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस का छठवां वाला केस आप याद करो, उसमें भी हमारा क्या ऐसा आता है, नेगेटिव आता है। आप डायग्राम खोल के देख सकते हो, भी यानी कि नेगेटिव, मतलब कि नेचर क्या, वर्चुअल और इरेक्ट। भी मतलब पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये हमको बोल रहा है कि ये जो हमारा केस है ना, 1 से लेकर 5 तक के केस में से कोई एक केस है, ठीक है। यदि भी का वैल्यू इसमें हमारा नेगेटिव आता, इसका मतलब ये हमारे कॉन्वेक्स लेंस के छठवें वाले केस का बात कर रहा होता। लेकिन ये तो पॉजिटिव में आया हमारा, तो नेचर आप इसका लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंड्स नेचर रियल एंड, अच्छा कोई पूछ दे, मान लीजिए पूछ दे कोई, आपने सवाल तो बना लिया, लेकिन आपको कैसे पता चला कि नेचर इसका रियल और इन्वर्टेड होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि देखिए कॉन्वेक्स लेंस के केवल छठवें वाले केस में भी का वैल्यू नेगेटिव आता है, लेकिन यहाँ पे भी का वैल्यू तो पॉजिटिव आया। इसका मतलब हमेशा हमारा भी का वैल्यू यदि पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस का 1 से लेकर छठवें वाले केस तक का बात कर रहा होता है। इट मीन्स नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बात खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 बोले फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर टॉल, एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर टॉल, an object 6 centimeter tall is placed on the principal axis, is placed on the principal axis, is placed on the principal axis of a convex lens, is placed on the principal axis of a convex lens, of a convex lens full stop, of a convex lens full stop. Its 3 centimeter tall image, its 3 centimeter tall image is formed on the screen, is formed on the screen, is formed on the screen placed at a distance of, placed at a distance of, placed at a distance of 30 centimeter from the lens, 30 centimeter from the lens full stop। हो गया। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फुल स्टॉप, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फुल स्टॉप। बनाया जाए, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फुल स्टॉप बनाया जाए। चले पहले सवाल को पकड़ा जाए, क्या कह रहा है सवाल। सबसे पहले देखिए ध्यान से, एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट 6 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका मतलब बताओ युवराज हमको ये क्या दिया गया है, एच दिया गया है। वेरी गुड, एच इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद जो कि ये ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए, इट्स 3 सेंटीमीटर टॉल इमेज, अच्छा 3 सेंटीमीटर का जो है ना इमेज है, यानी कि ये हमको क्या दिया गया है, एच डैश दिया गया है। वेरी गुड, एच डैश दिया गया कितना, 3 सेंटीमीटर। क्या इतना लिख देने से हमारा काम हो जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। नहीं, तो क्या करना चाहिए अब इसमें, हम आप लोगों से जानना चाहेंगे। बताओ इसमें क्या करना चाहिए हमको। अच्छा सबसे पहली बात, एक बात और, एक बात और, एक बात और, लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। आपके पास कॉन्वेक्स लेंस पहला, दूसरा एच 6 सेंटीमीटर, एच डैश 3 सेंटीमीटर, क्या वो सही लिखा हुआ है, याद करो लेंस का मैग्निफिकेशन सही लिखा हुआ नहीं है, गलत लिखा हुआ है, एच डैश नेगेटिव होता है। हमने आपको क्या बताया था, ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा इस प्रकार से रहता है, यानी कि ऊपर वाई की ओर, यानी कि पॉजिटिव की ओर, और ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा, सॉरी इमेज हमेशा हमारा नीचे, यानी कि नेगेटिव की ओर। अच्छा कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में क्या हमारा इमेज हमेशा नीचे की ओर ही रहता है क्या, दोबारा समझिए मेरे बातों को। कॉन्वेक्स लेंस में, दोबारा समझिए एकदम ध्यान से,
कॉन्वेक्स लेंस में क्या हमेशा हमारा इमेज नीचे ही रहता है क्या? सोचो जल्दी। नहीं, केवल उसमें एक केस है जिसमें हमारा इमेज भी ऊपर हो जाता है, केस नंबर 6, है ना। तो यहां पे हमारा जो एच डैश है वो हमारा एच डैश नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा, बिल्कुल नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें केस नंबर 6 का बात नहीं किया है। हालांकि केस नंबर 6 का बात किया है कि नहीं किया है, ये क्वेश्चन आपको आगे पढ़ेंगे आप मालूम चल जाएगा आपको। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एच डैश का वैल्यू कैसा दिया गया है? नेगेटिव दिया गया, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा इस प्रकार से रहता है और इमेज हमारा ऐसा रहता है, 5वें केस तक। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हाँ ये हो गया। उसके बाद फिर आगे बढ़िए। उसके बाद कहा गया था, हाँ, इट्स 3 सेंटीमीटर टॉल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लेंस से 30, अच्छा लेंस नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज बेसिकली, इमेज जो है वो हमारा लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। यानी कि हमको कौन सा वैल्यू दिया गया है? भी दिया गया है कितना? 30 सेंटीमीटर। तो भी हमारा नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। कोई दिक्कत इसमें? चलो, ये सब हम कहाँ से पता कर ले रहे हैं? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, रे डायग्राम से, क्योंकि वो सारा कुछ हमको माइंड में याद है। आप भी इस तरीके से बता पाएंगे तब जब आपको रे डायग्राम याद होगा तब। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, इसमें फिर क्या पूछा गया था? कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। आपको इसका फोकल लेंथ निकालना है। जरा समझो ध्यान से, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा उठपटांग नहीं लग रहा है? एच दे दिया, एच डैश दे दिया, भी दे दिया, आपसे फोकल लेंथ पूछ ले रहा है, फोकल लेंथ पूछ ले रहा है। तो बताओ, आपके पास ये 3 चीज है, हमको कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाना चाहिए? लेंस फॉर्मूला तो नहीं लगने वाला इसमें, तो इतना कंफर्म है। मैग्निफिकेशन लगेगा। मैग्निफिकेशन लगेगा तो हमको क्या मिल जाएगा? यू मिल जाएगा, यू मिल जाएगा। और जब यू मिल जाएगा हमारे पास और भी तो पहले से है, तो एफ निकल जाएगा लेंस फॉर्मूला से। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस m इज इक्वल्स टू एच डैश बाई एच इक्वल्स टू माइनस भी बाई यू। क्या युवराज सही है ये चीज? जरा देखो तो ध्यान से, जो हमने यहाँ, ये सही है या गलत है? वेरी गुड, यही हम जानना चाहते थे। यहाँ पे नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलो अब इस पे आप वैल्यू को पुट करो। एच डैश हमको दिया गया कितना? -3। एच 6 दिया गया है, भी नहीं, हाँ भी दिया गया है 30। यू दिया गया है क्या? नहीं दिया गया, वही तुमको निकालना है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो -3u हो जाएगा, -3 इंटू यू कर लो, इक्वल्स टू 30 इंटू 6। चलिए u इज इक्वल्स टू 30 इंटू 6 -3, ये माइनस हमारे ऊपर चला जाएगा, इसको आप काट दो, 3 दूना 6, यानी कि u इज इक्वल्स टू कितना? -60 सेंटीमीटर। अब जरा देखो ध्यान से, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करके आपने u निकाल लिया, भी आपको दिया हुआ था, तो क्या लेंस फॉर्मूला लगा के अब हमारा f नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकलेगा। तो हैंस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये होता है हमारा लेंस का फॉर्मूला। वैल्यू को पुट करो, बस निकाल दो। 1/v कितना है? v का वैल्यू हमारे पास 30 है, माइनस 1/u का वैल्यू कितना निकाला आपने? -60 बराबर 1/f। 1/30 माइनस माइनस प्लस 1/60 इक्वल्स टू 1/f। 30 और 60 का एलसीएम कितना है? 30 और 60 का एलसीएम 16 आएगा, 60 आएगा। कहाँ है तो 60, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे कर लो, 3/60 इज इक्वल टू 1/f। इसको पलट देंगे, हमको 1/f का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको सिंपली f चाहिए, तो पलट देंगे, इधर पलटेंगे इधर भी पलटना पड़ेगा। तो 60/3 इज इक्वल टू f/1। 1 का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, तो हटा दो इसको, कितना? यानी कि 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू f। हो गया हमारा, यही निकालना था हमको। अच्छा, फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव में क्यों आया, जरा बताना। फोकल लेंथ पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर है, क्यों आया?
क्योंकि ये बात कर रहा था किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, और कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव, एक से लेकर छठवें वाले केस तक सारा पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव में आ जाओ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 लिखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोला जाए, चलिए फटाफट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, an object of height 4 centimeter is placed at a distance of 16 centimeter from a concave lens, हाँ कॉनकेव लेंस है इस बार, कॉनकेव लेंस, from a concave lens of focal length 10 centimeter, of focal length 10 centimeter, full stop. Find the position comma, find the position के बाद कॉमा देंगे, size and nature of the image formed, हो गया, लिख लिए, चलो। हाँ ऑनलाइन में बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी फटाक से। क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन देखिए आप। पहले कोशिश करो तो जरा आप अपने से, आप इसमें u भी जो भी वैल्यू दिया गया है वो नेगेटिव पॉजिटिव साइन के साथ लिख के दिखाओ हमको, तब तक हम मिटाते हैं और देखते हैं आप बना पाते हो कि नहीं। सबसे पहले बताओ लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस में हमारा कितना रे डायग्राम था, दो ही था, तो दोनों आपके माइंड में दौड़ना चाहिए तुरंत। चलिए जरा मतलब सॉल्व कीजिए अपने से पहले, हालांकि हम तो बताएंगे ही, लेकिन थोड़ा सा ट्राई कीजिए तो उसमें क्या कहा गया है, क्या क्या वैल्यूज में दिया गया है, क्या पूछ रहा है, जरा पता करो, देखते हैं आप लोग पता कर पाते हैं कि नहीं। पता कीजिए तो क्या क्या उसमें वैल्यू दिया गया है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, 2-3 बार पढ़ो, फिर समझ में नहीं आया है, फिर पढ़ो, फिर समझ में नहीं आया है, हमसे पूछो, ठीक है। डिस्कस करें, सॉल्यूशन नंबर 15 है ना, सॉल्यूशन 15। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप बताएंगे इसका वैल्यू, ठीक है। इसमें कहा गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका मतलब ये कौन सा वैल्यू हमको दिया है, क्या दिया गया, मतलब एच दिया गया कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नेगेटिव में होता है या पॉजिटिव में होता है हमारा एच, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है वो तो ऐसे खड़ा रहता है ना, यानी कि ऊपर की ओर, ठीक है। आगे बढ़िए, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस, और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये कॉनकेव लेंस से 16 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। इसका मतलब किसका वैल्यू है, यू का वैल्यू कितना 16 सेंटीमीटर, लेकिन -16 सेंटीमीटर, वेरी गुड, ठीक है। आगे, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इसका दिया गया कितना 10 सेंटीमीटर, नेगेटिव या पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, याद रखना। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, 1 से लेकर 6 तक केस में पूरा का पूरा पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस में मात्र 2 ही केस होता है और दोनों में फोकल लेंथ हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। इसमें आप ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ दिया गया इसमें नहीं। फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन मतलब क्या, भी, यानी कि भी हमसे पूछ रहा है, और साइज यानी कि एच डैश पूछ रहा है, और नेचर भी पूछा है। नेचर तो हम लोग ऐसे मालूम कर सकते हैं अब, क्योंकि हमारा लेंस कौन सा है कॉनकेव लेंस, तो जरा बताओ नेचर, कॉनकेव लेंस का नेचर बताओ, 2 ही होता है हमारा, दोनों में सेम होता है क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो नेचर तो हम लोग कोई बता सकता है इसको। चलिए अब इसको निकाला जाए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपके पास एफ है, यू है, भी निकालना है, तो कहीं ना कहीं हमको लगाना पड़ेगा लेंस फॉर्मूला, ठीक है। हैंस
1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यही होता है हमारा लेंस फॉर्मूला। अच्छा, आपने कभी गौर किया जब भी हम कोई सवाल बना रहे हैं तो उस सवाल में जो फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो फॉर्मूला हम बार बार लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि याद हो जाए, है ना। हालांकि हमको तो याद ही है फॉर्मूला, फिर भी हम क्यों लिख रहे हैं? ताकि बार बार आपके नज़र के सामने ये चीज़ आता रहे। और लगभग कितना सवाल बना चुके हैं? 15 सवाल बना चुके हैं। तो जिस सवाल में जो फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है वो हम लिखे हैं, यानी कि 15 बार तो आपके सामने वो फॉर्मूला इसे ही आ गया होगा, है ना। तो लास्ट में जब कभी टेस्ट इस चैप्टर का होगा तो ये नहीं सुनना चाहिए कि सर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। बहुत पिटाएगा फिर। चलो देखा जाए फिर। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए आप। 1/v माइनस 1/u का वैल्यू कितना? -16 इक्वल्स टू 1/f का वैल्यू -10। आगे बढ़िए। 1/v माइनस माइनस प्लस 1/16, ये हो जाएगा हमारा -1/10। 1/v इसको उधर लेके चले जाओ, -1/10 माइनस 1/16। 1/v इक्वल्स टू 10 और 16 का एलसीएम लेंगे, 2 से 5 और 2 से 8, 8 पंचे 40, 40 दूना 80, 80 आ गया। -8 माइनस 16 पंचे 80, 5। सही है? अरे हाँ या ना बोलो, क्या गलत है क्या कुछ? नहीं, सही है। 16 पंचे 80, 5 सही तो है। -13/80। अब इसको और सॉल्व कर लो। इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा हमारे सामने? v इज इक्वल्स टू -80/13। चलो अब इसके बाद यहां पे आ जाओ। v इज इक्वल्स टू -80/30 है, इसको आप डिवाइड कर लो सिंपली, ठीक है। यानी कि -80, चलो इसका आप डायरेक्ट लिखना चाहोगे तो -6.2, -6.2 सेंटीमीटर डायरेक्ट कर दिए हैं। आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ये 6 है। आगे बढ़े, जल्दी बोलिए। चलिए, यानी कि भी आपने निकाल दिया कितना? -6.2। अच्छा, इसमें हमारा भी का वैल्यू, यानी कि भी का वैल्यू नेगेटिव में क्यों आया? कौन बताएगा? नेगेटिव में क्यों आया? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? भी का वैल्यू नेगेटिव में क्यों आ रहा है? क्योंकि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है, और ये इमेज हमारा किधर बनता है? जिधर हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, कॉनकेव वाले लेंस में, लेफ्ट साइड में, ठीक है। चलिए इसीलिए आया। अब आप एच डैश निकाल दो। चलिए निकालते हैं अब एच डैश। हैंड्स। अच्छा, एच डैश निकालने के लिए तो हमको मैग्नीफिकेशन ही लगाना पड़ेगा। तो m इज इक्वल्स टू एच डैश बाई एच इक्वल्स टू v बाई u। ये हो गया हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। एच डैश हमको निकालना है, लेकिन एच तो दिया हुआ है 4 बराबर। v कितना निकाला अभी आपने? -6.2, और u कितना है आपके पास? -16। चलिए, हाँ, माइनस माइनस तो ऐसे ही कट गया। तो एच डैश इंटू 16 इक्वल्स टू 4 इंटू 6.2। आगे बढ़िए फिर। एच डैश इज इक्वल्स टू 4 इंटू 62, पॉइंट को हटा के हमने नीचे 10 कर दिया, और ये 16 हमारा मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया हमारा डिवाइड में चला गया। चलिए यहाँ से तो हमको साफ दिख रहा है, 4 4 जा 16, और हमको लगता है ये कटना चाहिए, नहीं कटेगा तो चलो 2 से काटते हैं पहले। 2 से 2 बार में, और ये 2 से कितने बार में? 1 बार में। सही है। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया एच डैश इक्वल्स टू 31/20। एच डैश इज इक्वल्स, उसको आप डिवाइड कर लो। इसमें आएगा हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एच डैश। बस हो गया। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। 1.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? जल्दी बोलो। आगे बढ़े, बस हो गया। अच्छा, नेचर भी पूछा गया था ना इसमें। नेचर तो आपको मालूम ही है।
क्योंकि मिरर सॉरी लेंस हमारा कॉनकेव है तो नेचर हमारा वर्चुअल और इरेक्ट ही होगा। साइज तो निकल गया 1.5, नेचर होगा हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। हो गया, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखिए। 3 सवाल और इसमें बच रहा है हमारा। यहां तक हमारा पूरी तरीके से लेंस वाला काम खत्म। लेंस में हमारा लेंस फॉर्मूला और लेंस का मैग्निफिकेशन दोनों खत्म। अब आइए आप पावर ऑफ लेंस में, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस का पावर। लेंस पावर ऑफ लेंस में सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए। पावर ऑफ लेंस में सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है अ कॉन्वेक्स लेंस a convex lens has a focal length of 20 centimeter full stop. Calculate its power full stop। बस सवाल नंबर हमारा 16 यही है। देखिए जरा ध्यान से, देखो पावर ऑफ लेंस समझिए पहले ध्यान से। पावर ऑफ लेंस के सवालों को बनाने के लिए 3 चीज आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले पावर का फॉर्मूला P = 1/f, और दूसरा ये कि जब पावर किसका बात हो, कॉन्वेक्स लेंस का, तो ऑलवेज हमारा फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव। और जब भी बात हो पावर किसका, कॉनकेव लेंस का, तो फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव। यदि ये 3 बात आपको मालूम है। और एक और बात, जब आप P = 1/f लिखेंगे फॉर्मूला, और यानी कि फोकल लेंथ हमारा किस में होना चाहिए, मीटर में। ये 4 चीज यदि आपको मालूम है तो पावर ऑफ लेंस से कितना भी सवाल आ जाए बन जाएगा। इसमें सबसे पहले बताइए, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है मतलब फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यानी कि एफ का वैल्यू 20 सेंटीमीटर होगा, वो भी किस में, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, अब इसका आपको निकालना है पावर। हैंस P = 1/f होता है, हमको मालूम है। लेकिन यहां पे ना एक समस्या है। समस्या क्या है, P = 1/f हमारा फॉर्मूला होता है। f मतलब फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये फोकल लेंथ होना किस में चाहिए, मीटर में। तो वो तो सेंटीमीटर में दिया गया है, इसको मीटर में चेंज कर लो, क्या फर्क पड़ता है। जब कोई चीज सेंटीमीटर में दिया हुआ रहे, मीटर में यदि चेंज करना हो तो उसको 100 से डिवाइड कर दो, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो। 1/f का जगह पे क्या लिखेंगे, 20/100। अब ये हमारा 100 कहाँ चला जाता है, सबसे ऊपर, यानी कि 100/20 हो जाएगा। इसको आप काटोगे कितना आएगा, 5, यानी कि 5। क्या आंसर हमारा सही है, काट उठ के हमने 5 ला दिया, क्या ये सही है। इतना करोगे ना, आधा नंबर टीचर जानबूझ के काट लेगा और आप सवाल भी नहीं उठा सकते। बोलो क्यों, क्योंकि इसमें आपने यूनिट ही नहीं लिखा है। अब सही है, समझे बात को। तो यूनिट नहीं छोड़ना है कभी, याद कीजिए पावर का यूनिट क्या होता है, डायप्टर। तो डी आपको लिखना पड़ेगा, कैपिटल डी। अब ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि देखो हमारे पास एक लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस। उस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमको 20 सेंटीमीटर दिया गया था, तो उसका पावर कितना हो जाएगा, 5 डायप्टर। बस बात खत्म। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन नंबर लिखिए 17। सॉल्यूशन 17 बनाने से पहले क्वेश्चन नंबर 17 लिखिए। आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 17 लिखिए। द फोकल लेंथ ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, द फोकल लेंथ ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, द फोकल लेंथ ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग का स्पेलिंग लिख लो। तुम तो हमको आज शर्म कर दिया। मैग्नीफाइंग का स्पेलिंग लिखो, MAGNIFYING, मैग्नीफाइंग। तो मेरा इज्जत डुबा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। देखो बहुत बार क्या होता है ना, छोटे मोटे चीज़ों में ना हम लोग फंस जाते हैं कभी कभी। यानी कि आप क्लास 10th में हो, लेकिन कोई ऐसा एक स्पेलिंग आ जाएगा जिसमें कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको लगेगा कि यही इसका स्पेलिंग होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी आप कंफ्यूजन में चले जाते हो। कई बार ये चीज़ मेरे साथ होता है, और मेरे साथ तो बहुत बार होता है। मतलब क्लास 10th तक आपको पढ़ा रहे हैं, कभी कभी हमसे कोई छोटा मोटा स्पेलिंग पूछ लेता है ना,
बता तो देते हैं लेकिन फिर भी माइंड में रहता है कि यार जो बताए हैं वह सही बताए कि गलत बताए हैं, कन्फ्यूजन लगा रहता है। कोई बात नहीं, छोटा मोटा चीज़ सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि हम किसी एक के साथ हो रहा है तो घबरा जाएंगे, ऐसा नहीं। ठीक है युवराज, चलो। तो क्या लिखा आपने, द फोकल लेंथ ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज ऐसे लिखेंगे आप, इज के बाद +5, इस तरीके से +5 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप, इस तरीके से। ये हिंट दिया गया बेसिकली आपको क्वेश्चन में, +5 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। व्हाट इज इट्स पावर, उसी में लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद, व्हाट इज इट्स पावर, व्हाट इज इट्स पावर, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज इट्स नेचर, उसी में व्हाट इज इट्स नेचर। सर प्लस में यानी ये बता रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस। बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन पर ये क्या लिखा हुआ है, द फोकल लेंथ ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज +5 सेंटीमीटर, यानी कि पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर है, यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारा जो फोकल लेंथ दिया गया है वो कौन सा लेंस का दिया गया, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कॉन्वेक्स दिया गया। क्यों, क्योंकि पहले आगे क्या लग गया, पॉजिटिव का साइन लग गया है, इसका मतलब f = 5 सेंटीमीटर दिया गया, और प्लस आप आगे दो या ना दो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, तो आप इसको मिटा भी सकते हो, यानी कि हमारा किसका फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है। ठीक है, उसके बाद इसका पावर निकालिए आप। अच्छा, सबसे पहले आप इसको चेंज कर लो मीटर में, तो 5/100 हो जाएगा हमारा। अब हैंड्स P = 1/f, ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए 1/f, f का वैल्यू कितना लिखेंगे आप, ये 100 हमारा सबसे ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा 100/5, इसको काट दो 20, यानी कि 20 डायोप्टर इसका पावर हो गया। ठीक है, अच्छा ये डायोप्टर हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये किसका लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ये भी हमारा डायोप्टर पॉजिटिव में आया, मतलब कि ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा निकल गया। अब इसका नेचर पूछा गया था, नेचर का मतलब है ये बताओ कि इसमें लेंस कौन सा हमारा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे नेचर, हैंड्स नेचर इज कॉन्वेक्स लेंस, सिंपली आप लिख दो, ऐसे लिखो नेचर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, बस हो गया, कोई दिक्कत। चलिए एक सवाल ले लेते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस से, कॉन्वेक्स वाला हो गया दो, एक कॉनकेव से ले लो एक। लिखिए क्वेश्चन नंबर 18, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सबसे लास्ट क्वेश्चन। बोले द पावर ऑफ अ लेंस, क्वेश्चन लिखिए द पावर ऑफ अ लेंस यूज्ड इन अ स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल मतलब चश्मा, यूज्ड इन अ स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल का स्पेलिंग देख लो, SPECTALE, स्पेक्टेकल इज -2.5D, इस प्रकार से -2.5D, फुल स्टॉप। हिंट दे दिया सबसे पहले ही, माइनस में है, मतलब कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, फुल स्टॉप। व्हाट इज द फोकल लेंथ, उसी में लिखेंगे व्हाट इज द फोकल लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस, एंड नेचर ऑफ द लेंस, क्वेश्चन मार्क, एंड नेचर ऑफ द लेंस, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि देखो भैया एक चश्मा है, उस चश्मे में जो पावर है, उस चश्मे में पावर इस्तेमाल हुआ है हमारा -2.5 डायोप्टर का, समझिए ध्यान से यहाँ पे। और हमने क्या कहा था आपको, जब जो कि हम लोग चश्मा पहनते हैं, वो चश्मा में जो पावर रहता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव में रहता है, यानी कि जो बच्चा चश्मा लगाएगा कॉन्वेक्स का, उसका पावर होगा पॉजिटिव में, जो बच्चा चश्मा लगाएगा कॉनकेव का, उसमें पावर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि अब हमको यहाँ से आज ये नया चीज़ आप सीख लीजिए, नया चीज़ आप यहाँ पे आप ये नया चीज़ आप सीख लेंगे कि जो बच्चा चश्मा लगाता है, जिसका आँख खराब हो जाता है, वो यदि चश्मा लगा रहा है कॉन्वेक्स, इसका मतलब उसमें पावर कैसा है, पॉजिटिव। और यदि कोई बच्चा चश्मा लगा रहा है कॉनकेव, तो वो उसमें पावर कैसा है,
नेगेटिव। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। यानी कि यहाँ पे एक चश्मा है, उस चश्मे में जो पावर है वो -2.5 डायोप्टर का है। इसका मतलब उसमें जो हमारा बेसिकली कह सकते हैं जो लेंस है वो कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। इसका आपको फोकल लेंथ निकालना है और आपको नेचर बताना है। चलिए, इसमें ना बेसिकली पावर ही दिया गया है, P = -2.5D, पावर ही इसमें दे दिया गया है। सबसे पहले इसमें आपको निकालना है क्या? फोकल लेंथ। चलिए, हैंड्स P = 1/f होता है ना। चलिए, आपको निकालना है, इसमें फोकल लेंथ है, पावर पहले से दिया गया है -2.5 = 1/f। नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, -2.5 × f = 1, f = 1 -2.5। आगे बढ़ो, f = माइनस ऊपर लेकर चले जाओ, -1 पॉइंट कटाएंगे 25 × 10। कोई दिक्कत ज़्यादा समझने में? चलिए आगे बढ़िए। फिर f = यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, यानी कि -2/5 f = डिवाइड कर लो 0 पॉइंट कितना है, 0.4 ना, -0.4। लेकिन -0.4 क्या, मीटर या सेंटीमीटर? मीटर। देखो याद रखना इस बात को, यदि आपको पहले से फोकल लेंथ दिया गया है और वो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो पहले आप उसको मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यदि आपको फोकल लेंथ ही निकालना पड़े तो ऑलरेडी आप समझिएगा ये ऑलरेडी हमारा किस में आ रहा है? मीटर में आ रहा है। तो -0.4 मीटर फोकल लेंथ हो गया, बात खत्म। अच्छा, इसमें आप क्या देख रहे हो, थोड़ा सा जरा गौर करो। फोकल लेंथ इसमें हमारा माइनस में आया, तो इसका पावर भी किस में था? माइनस में था। तो लेंस हमारा कौन सा है इसमें? कॉनकेव है। इसका नेचर भी पूछा गया था, तो हैंड्स नेचर कॉनकेव लेंस। बस खत्म, टाटा बाय बाय। ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले आप लोग। हो गया? चलिए, अब मेरे बातों को 2 मिनट आप बहुत ध्यान से सुनिए। चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया, समझिए पहले ध्यान से। क्लास 10th का फिजिक्स का खास करके सबसे पहला चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कंप्लीटली हम लोगों ने आज खत्म कर दिया। इसका जितना भी थ्योरी वाला पार्ट था सबसे पहले हमने वो खत्म किया, जो रे डायग्राम था उसको भी हमने खत्म किया क्लास में चलते चलते, और लास्ट में कल और आज मिला के हम लोगों ने टोटल 18 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। और इस 18 क्वेश्चन में आपने गौर किया होगा कि हमारा इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूला था सारा का सारा फॉर्मूला इंक्लूड हो गया है ना। यानी कि मेरे तरफ से मैंने आपको 18 क्वेश्चन बताए हैं टोटल, ठीक है, और इतना मेरे तरफ से काफ़ी है। अब आपसे इस चैप्टर का सवाल बनता है कि नहीं बनता है न्यूमेरिकल्स, ये आपको तब पता चलेगा जब आप बनाएंगे। यानी कि जो सवाल हमने यहाँ पे बनाया वो तो हम लोगों ने सभी ने साथ में मिलके बनाया। जो डाउट हुआ आपको वो हमसे पूछ लिए आप, कहीं कहीं पे हमको पूछने का मन किया हमने आपसे पूछ लिया, यानी कि दोनों ने मिलजुल के हमने टोटल 18 क्वेश्चन बना चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब आप लोग घर पे जाएंगे, एनसीईआरटी बुक को आप उठाएंगे, सबसे पहला एनसीईआरटी बुक आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, फाउंडेशन वाला बुक, जो भी हमको से मतलब नहीं है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक को उठाएंगे। एनसीईआरटी बुक के अंदर कुछ सवाल दिया रहता है और लास्ट में एक्सरसाइज में भी कुछ सवाल दिया रहता है। उन सारे सवाल को आप बैठेंगे और पूरे सवालों को आप बनाने की कोशिश करेंगे। जो सवाल बन जाए बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे, उसको बन जाए आगे बढ़िए, नहीं बने उसको वहीं पे सर्किल कर लीजिए। क्लास में आके आप लोग पूछ लीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नंबर नहीं बन रहा है, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, क्या कोई दिक्कत इसमें। देखो क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर था ये हमारा फिजिक्स, तो कैसा लगा चैप्टर नंबर ये वाला हमारा? आसान था या हार्ड था या मीडियम था? मीडियम कह सकते हैं हम लोग। आसान तो मतलब आसान तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है। आसान भी नहीं कह सकते हैं, हार्ड भी नहीं कह सकते हैं। हार्ड का मतलब क्या कि 50% चीज़ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ था क्या इसमें? नहीं था, मतलब कि मीडियम था, मिला जुला के थोड़ा सा बहुत हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज चैप्टर था।
थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे आप लोग, रे डायग्राम को ध्यान में रख लेंगे, न्यूमेरिकल्स को आप जाके घर में प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर ये हमारा हार्ड से स्विच होकर धीरे धीरे स्लो की ओर आ जाएगा, यानी कि आसान बन जाएगा ये हमारा चैप्टर। तो चलिए इस चैप्टर को कंप्लीट खत्म किया जाए। चलो तो यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर जो ये था हमारा 10 है ना, बेसिकली नए वाले सॉरी पुराने वाले इनिशिएटिव के हिसाब से लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे, चैप्टर होगा हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, यानी कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। कोई दिक्कत इसमें? चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों के चैप्टर में कहीं पर भी कोई भी डाउट रहा हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा एनसीईआरटी का, उसमें कोई डाउट आएगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।